कहानी शुरू होती है एक हवेली से, जहां एक बूढ़ा पिता अपने हाथ में एक कड़वा सच पकड़े हुए अपनी बेटी के कमरे में जाता है। लेकिन अगले ही सेकंड ऊपर मौजूद मां गोली की आवाज सुनती है और हालात देखने के लिए बाहर भागती है। अपनी पत्नी और बेटी को खत्म करने के बाद वो सीधे अपने बेटे के कमरे में गया। बेटा अपने पिता को अंदर आते देख खुश हुआ, लेकिन पलक झपकते ही पूरे परिवार में सिर्फ पिता ही जिंदा बचा। मगर वो खुद भी जीने का इरादा नहीं रखता था, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उसने खुद पर बंदूक तान दी। इस पिता ने ऐसा क्यों किया? अगर आपने ध्यान दिया हो तो दो बातें साफ थीं। जब वो अपनी बेटी के कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी बेटी आदत से मजबूर होकर अपने कपड़े उतार रही थी, और जब वो अपने बेटे के कमरे में गया तो उसका बेटा भी सबकॉन्शियसली अपनी पैंट्स उतार रहा था। इससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि ये परिवार कितना अनैतिक यानी इमोरल था। इस कत्लेआम की वजह ये थी कि वो पिता अपनी ही बेटी के साथ गलत संबंध बना रहा था, और एक क्लासमेट ने सबके सामने उसकी बेटी को बेइज्जत कर दिया था। जब उस ऊंचे रुतबे वाले पिता को पता चला कि उसकी ये शर्मनाक हरकत सबके सामने आ गई है, तो वो दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। इस वजह से उसने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका बेटा फ्रैंक, जिसे गोली लगी थी, चमत्कारी रूप से बच जाएगा। पलक झपकते ही 20 साल बीत गए। फ्रैंक, जिसे अपने पिता की बहुत बड़ी दौलत विरासत में मिली थी, अब बड़ा हो चुका था। अपनी समझदारी से उसने अपने परिवार की तबाही के पीछे का सच पता लगा लिया। उसने इस पूरे हादसे के लिए उस बदतमीज क्लासमेट जोसेफ को जिम्मेदार ठहराया। अब फ्रैंक के बदले का खेल ऑफिशियली शुरू होता है। इस बीच जोसेफ बारिश में एक खूबसूरत औरत से मिलता है। जैसे ही वो उसके पास जाने वाला था, उसे अचानक पीछे से किडनैप कर लिया गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक बंद कमरे में बिल्कुल नंगा पाया। उसने हर कोना खोजा, लेकिन उसे एक दराज में सिर्फ एक नाइट गाउन मिला। जब उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो उसे पता चला दरवाजा पूरे स्टील का बना हुआ था। उसी वक्त जोसेफ को समझ आ गया कि वो सच में कैद हो चुका है। वो पागल की तरह दरवाजे पर चिल्लाता रहा, लेकिन चाहे उसका गला बैठ गया हो, फिर भी बाहर से कोई जवाब नहीं आया। और सबसे अजीब बात ये थी, उस दिन के बाद उसने फिर कभी किसी इंसान का चेहरा नहीं देखा। हर बार खाना देने का एक ही तरीका था। दरवाजे के छोटे से स्लॉट से एक ट्रे अंदर सरक दी जाती थी। जोसेफ तुरंत उस छेद के पास जाता, अपना सर बाहर निकालकर रोता, चिल्लाता, भीख मांगता, लेकिन बाहर खड़ा इंसान कभी एक शब्द भी नहीं बोलता। और सबसे ज्यादा टॉर्चर वाली बात ये थी, हर दिन उसे सिर्फ तले हुए पकौड़े और अरगोटू नाम की चाइनीज शराब की एक बोतल मिलती थी। रोज वही खाना, रोज वही कमरा, रोज वही तन्हाई। लगभग 1 महीने बाद उसने एक चीज नोटिस की। कमरे में एक टीवी भी लगा हुआ था। इसी टीवी की वजह से वो थोड़ी देर के लिए अपनी पागल कर देने वाली तन्हाई भूल जाता। लेकिन इस कमरे में कुछ और भी अजीब चीजें होती रहती थीं। कभी कभी वेंट से एक अनजानी गैस छोड़ दी जाती थी। जैसे ही जोसेफ उस गैस को इनहेल करता, वो तुरंत बेहोशी जैसी गहरी नींद में चला जाता। और जब भी वो उठता, उसे महसूस होता कि किसी ने उसकी लार, उसके बाल और हत्ता कि उसके कपड़ों पर लगे एक अजीब लिक्विड के सैंपल भी ले लिए हैं, जैसे कोई उस पर चुपचाप एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हो। शुरू में जोसेफ ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन एक दिन जब उसने टीवी ऑन किया तो उसकी दुनिया ही हिल गई। न्यूज़ रिपोर्ट में बताया जा रहा था कि एक औरत का सेक्सुअल असॉल्ट हुआ और फिर उसकी ब्रूटल मर्डर हो गई। लेकिन असली शौक अभी बाकी था। मरने वाली औरत कोई और नहीं, जोसेफ की अपनी पत्नी थी। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद जोसेफ को ही उस मर्डर का मेन सस्पेक्ट बना दिया गया। उसकी सिर्फ 3 साल की बेटी को सीधा अनाथालय भेज दिया गया। ये सब देखकर जोसेफ का दिमाग ही घूम गया और वो तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा। अब ये बिल्कुल क्लियर था, किसी ने बहुत ही सोची समझी प्लानिंग के साथ जोसेफ की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उसे इस कमरे में बंद कर दिया गया था ताकि दुनिया के सामने वो एक भागता हुआ कातिल लगे। धीरे धीरे अनहाई जोसेफ के दिमाग पर असर करने लगी। उसे हेल्यूसिनेशंस होने लगे। कमरे में घूमता हुआ एक छोटा सा सफेद चूहा अब उसका इकलौता साथी बन गया। थोड़े ही दिन बाद उस चूहे ने कई बच्चों को जन्म भी दे दिया। जोसेफ को लगा जैसे उसे एक छोटा सा परिवार मिल गया हो। लेकिन एक दिन जब वो सोकर उठा, सारे चूहे गायब थे, और उसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा खौफनाक था। जब दोपहर का खाना दिया गया, जोसेफ ने ट्रे का ढक्कन उठाया और अंदर वही सफेद चूहे थे जिन्हें पकाकर एक डिश बना दी गई थी। जोसेफ को बिल्कुल नहीं पता था कि यह कैद कब खत्म होगी। निराशा में आकर उसने अपनी कलाई काटकर खुदकुशी करने की कोशिश की। लेकिन जब वो दोबारा होश में आया तो उसने देखा कि न सिर्फ उसे बचा लिया गया है, बल्कि किसी ने उसके बाल भी काट दिए हैं, जैसे कोई उसकी जिंदगी पर पूरी तरह कंट्रोल कर रहा हो। अब कमरे में एक और चीज ऐड हो चुकी थी। छत के कोने में एक सर्वेलांस कैमरा। अब जोसेफ की जिंदगी का हर सेकंड किसी न किसी की नजर में था। पलक झपकते ही कई साल बीत गए। जोसेफ एक जवान आदमी से बदलकर एक मध्यम उम्र का थका हुआ आदमी बन चुका था।
एक दिन टीवी पर एक नया प्रोग्राम शुरू हुआ और उस प्रोग्राम के पहले एपिसोड का टॉपिक था जोसेफ का मर्डर केस। होस्ट को केस का एनालिसिस करते हुए सुनकर जोसेफ को पता चला कि वक्त कितना निकल चुका है, पूरे 5 साल। इन 5 सालों के दौरान उसने टीवी स्क्रीन पर एक लड़की को चलो बजाते हुए देखा। जोसेफ अपनी बेवकूफ़ी भरी हंसी रोक ही नहीं पाया। इतने सालों बाद अपनी बेटी को टीवी पर देखना उसके लिए अंधेरे में चमकती रोशनी जैसा था। उसी पल उसे जीने की एक नई वजह मिल गई। उस दिन के बाद जोसेफ लगातार अपनी बेटी को खत लिखने लगा। धीरे धीरे उसने शराब पीना भी छोड़ दिया। अब वो रोज टीवी पर आने वाले एक्सरसाइज प्रोग्राम देखता, वर्कआउट करता और खुद को फिट रखने की कोशिश करता, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, जब वो अपनी बेटी से दोबारा मिले तो वो एक परफेक्ट पिता के रूप में उसके सामने खड़ा हो, ना कि वो शराबी और गुस्सैल इंसान जो वो पहले हुआ करता था। जोसेफ ने अपने दिमाग पर जोर डाला और याद करने की कोशिश की कि उसने अपनी जिंदगी में किन किन लोगों को नाराज किया था। जितने भी नाम उसे याद आए उसने सब दीवार पर लिख दिए। 10 साल से ज्यादा समय इस गैरकानूनी कैद में बिताने के बाद उसके अंदर नफरत का ज्वालामुखी जमा हो चुका था और उसने ठान लिया था अगर वो कभी बाहर निकला तो जिन लोगों ने उसकी जिंदगी बर्बाद की है उनसे इसकी कीमत जरूर वसूलेगा। बाथरूम उस कमरे की एकमात्र जगह थी जहां कोई निगरानी कैमरा नहीं लगा था, इसीलिए जोसेफ ने वहीं से धीरे धीरे एक गुप्त सुरंग खोदना शुरू किया और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब उसकी मेहनत रंग लाई। जोसेफ उस सुरंग के रास्ते कैद से बाहर निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन तभी उसे एक बड़ी गलती का एहसास हुआ। वो अपनी बेटी के लिए लिखा हुआ खत कमरे में ही भूल आया था और अब उसके पास वापस जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसी बीच टीवी पर उसकी बेटी का इंटरव्यू दिखाया जा रहा था। उसे पता चला कि उसकी बेटी अब एक मशहूर वायलिन वादक बन चुकी है। ये देखकर जोसेफ कुछ पल के लिए वहीं बैठ गया और तभी एक बार फिर कमरे में वही रहस्यमयी गैस छोड़ दी गई। जब जोसेफ दोबारा होश में आया तो वो अब कैद में नहीं था। 20 साल बाद पहली बार उसने खुली धूप देखी। इतने लंबे समय तक अंधेरे में रहने की वजह से धूप उसकी आंखों को जला रही थी। किसी ने उसकी दाढ़ी भी साफ कर दी थी। उसकी जेब में उसकी बेटी के नाम लिखा हुआ खत रखा था। साथ ही किसी ने सोच समझकर उसकी जेब में काफी सारा कैश भी डाल दिया था। लेकिन जैसे ही जोसेफ ने अपना सिर घुमाया उसे एक जाना पहचाना सा नजारा दिखाई दिया। वही औरत जो कई साल पहले बारिश में छाता लिए खड़ी थी। जोसेफ तुरंत उसके पीछे भागा, लेकिन तभी एक युवा फुटबॉल खिलाड़ी ने उसे जोरदार मुक्का मार दिया। पहले से ही गुस्से से भरा जोसेफ अब पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। उसने 20 साल से जमा सारा गुस्सा एक ही पल में निकाल दिया। लेकिन जब उसने उस औरत को दोबारा पकड़ने की कोशिश की तब उसे पता चला कि वो वही इंसान नहीं थी जिसे वो ढूंढ रहा था। ये देखकर कि हालात बिगड़ सकते हैं, पास खड़ी एक मेडिकल वॉलंटियर जेनी तुरंत बीच में आ गई। वो जोसेफ को शांत करने की कोशिश करने लगी। तभी पता चला कि जिस आदमी से वो लड़ रहा था उसे मानसिक समस्या थी। वो अक्सर दूसरों की चीजें उठा लेता था। जोसेफ के पास अब पीछे हटने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जब वो वहां से जाने लगा तो जेनी उसके पीछे आई और उसे अपना बिजनेस कार्ड दे दिया। उसने कहा अगर कभी भी उसे मदद की जरूरत पड़े तो वो उससे संपर्क कर सकता है। कुछ समय बाद जोसेफ की मुलाकात उसके पुराने दोस्त चेकर से हुई। 20 साल से लापता जोसेफ को अचानक सामने देखकर चेकर पूरी तरह हैरान रह गया। जैसे ही जोसेफ ने उसे बताया कि उसे सालों तक कैद करके रखा गया था, उसी समय फोन बज उठा। फोन के दूसरी तरफ वही रहस्यमयी आदमी था जिसने जोसेफ को कैद किया था। फोन पर वो आदमी जोसेफ की सालों की हर छोटी छोटी हरकत का मजाक उड़ा रहा था। उसने जोसेफ को चुनौती दी कि अगर वो समझ पाए कि उसे कैद क्यों किया गया था तो शायद वो अपनी बेटी से दोबारा मिल सकता है। ये सुनकर जोसेफ के अंदर बदले की आग और भी तेज हो गई। उस रहस्यमयी आदमी की असली पहचान जानने के लिए जोसेफ और चेकर ने पूरी रात जांच शुरू कर दी। जोसेफ ने जिन लोगों को कभी नाराज किया था उन्हें अभी तक कुछ भी पता नहीं था, लेकिन इतना ज्यादा प्रेशर और थकान की वजह से जोसेफ अचानक बेहोश हो गया। क्योंकि अब दुनिया की नजर में वही अपनी बीवी का कातिल था, इसलिए इन्वेस्टिगेशन करने वाले उसे हॉस्पिटल ले जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। तभी उन्हें उसकी जेब में एक बिजनेस कार्ड मिला और उन्होंने तुरंत उस नंबर पर फोन कर दिया। कुछ ही देर बाद जेनी वहां पहुंच गई। उसने जोसेफ का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। जब जोसेफ बेहोश था तभी जेनी की नजर उस लेटर पर पड़ी जो जोसेफ ने अपनी बेटी के लिए लिखा था। गलती से उसने वो लेटर पढ़ लिया और इसी लेटर से उसे पता चला कि जोसेफ पिछले 20 साल से कैद था। थोड़ी देर बाद जोसेफ को होश आ गया और उसने जेनी को अपना लेटर पढ़ते हुए देख लिया। वो तुरंत उसके हाथ से लेटर छीन लेता है, क्योंकि वो लेटर उसके दिल का सबसे नर्म हिस्सा था और वो किसी को भी उसे छूने नहीं देना चाहता था। लेकिन जेनी ने शांत होकर कहा कि वो सच में उसकी मदद करना चाहती है। जोसेफ का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। अब जोसेफ ने डिसाइड किया कि सबसे पहले उसे उस जगह का पता लगाना होगा जहां उसे इतने सालों तक कैद करके रखा गया था।
इसीलिए वो चाइना टाउन पहुंचता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है उन तले हुए पकौड़ों से जो उसे कैद के दौरान हर दिन खाने को मिलते थे। 20 साल तक एक ही टेस्ट खाने के बाद वो उस टेस्ट को कभी नहीं भूल सकता था। जोसेफ एक के बाद एक कई रेस्टोरेंट्स में वैसे ही पकौड़े खाता है। काफी जगह ट्राई करने के बाद आखिरकार उसे वही पहचाना हुआ टेस्ट मिल जाता है। लेकिन जोसेफ जल्दबाजी नहीं करता, वो चुपचाप वेट करता है और सच में अगली सुबह एक सूट पहने हुआ दाढ़ी वाला आदमी रेस्टोरेंट में आता है। वो आराम से वही पकौड़े पैक करवाता है और बाहर निकल जाता है। जोसेफ चुपचाप उसका पीछा करता है। वो आदमी सीधा एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। जोसेफ भी उसके पीछे पहुंच जाता है। अब उसके हाथ में एक हथौड़ा था। पार्किंग गैराज में जैसे ही वो आदमी पासवर्ड डालने लगता है, जोसेफ पीछे से आता है और हथौड़े से उसे गिरा देता है। उसके बाद जोसेफ डिलीवरी मैन का भेष बनाकर रिसेप्शन डेस्क तक पहुंच जाता है। रिसेप्शन पर बैठा आदमी जैसे ही ऊपर देखता है, जोसेफ उसे भी हथौड़े से गिरा देता है। तभी इस जगह का चीफ ब्लैक बाहर आ जाता है। जोसेफ बिना वक्त गंवाए उसे भी बेहोश कर देता है। जब ब्लैक को होश आता है तो वो पहले से ही कुर्सी से बंधा हुआ होता है। शुरू में वो कुछ बोलने से मना करता है, लेकिन जोसेफ के इंटेरोगेशन के तरीके आखिरकार उसे सच बताने पर मजबूर कर देते हैं। उधर बाहर खड़े गुंडों को शक हो जाता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है और तुरंत अलार्म बजा दिया जाता है। जोसेफ ब्लैक को खींचकर लोहे के गेट तक ले जाता है और उसे भीड़ की तरफ धकेल देता है ताकि वो खुद भाग सके, लेकिन सामने खड़े गुंडे उसका रास्ता रोक लेते हैं। अब जोसेफ के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, लड़ाई, और यहीं से शुरू होती है एक जबरदस्त हथौड़ा फाइट। दूसरी तरफ लोग ज्यादा थे, लेकिन जोसेफ ने 20 साल की कैद में अपने आप को काफी मजबूत बना लिया था। उस वक्त वो किसी युद्ध के देवता जैसा लग रहा था। वो अकेला ही कई गुंडों को गिरा देता है, लेकिन जब वो थकने लगता है, एक गुंडा पीछे से उस पर हमला कर देता है। जोसेफ लड़खड़ाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ता है। तभी अचानक दो अजीब आदमी सामने आ जाते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, असली गेम अब शुरू हुआ है। वो जोसेफ को मरने नहीं देना चाहते थे। उसे वापस एक चाय की दुकान के एंट्रेंस पर ले जाया जाता है। चाय की दुकान के मालिक के पास जेनी को दोबारा बुलाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अपने साथियों की पूछताछ का सामना करते हुए जेनी ने जोसेफ को बचाने की पूरी कोशिश की। धीरे धीरे जोसेफ उसके लिए एक आम इंसान से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका था, लेकिन जोसेफ जानता था कि उसने एक बहुत ही खतरनाक इंसान को नाराज कर दिया है और वो जेनी को इस खतरनाक खेल में फंसाना नहीं चाहता था। जोसेफ ने जेनी को वहां से चले जाने की धमकी दी, लेकिन तभी उस अजीब आदमी ने फिर से फोन किया। इस बार फोन करने वाले ने बिना कुछ कहे कॉल काट दी। जब जोसेफ ने वापस फोन में लाया तो उसके ठीक पीछे फोन की घंटी बजी। जोसेफ ने तुरंत एक खंजर पकड़ा और उस तरफ दौड़ा, लेकिन फ्रैंक की फीमेल बॉडीगार्ड ने उसे बड़ी आसानी से काबू कर लिया। हालांकि फ्रैंक का इरादा उसे मारने का नहीं था, इसके बजाय वो उसके साथ एक खौफनाक गेम खेलना चाहता था। फ्रैंक ने उसके सामने शर्तें रखीं। पहली बात, मेरा ये हाथ से लिखा नोट तुम्हें बताएगा कि उस जुर्म के लिए तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। दूसरी बात, और ये मेरी फेवरेट है, $2 बिलियन का इनाम। अगर तुम इस खेल में कामयाब हुए तो मैं तुम्हारे सर पर बंदूक रख दूंगा। फ्रैंक ने आगे कहा, तुम्हें 2 सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। पहला, मैं कौन हूं, और दूसरा, मैं 20 साल तक जेल में क्यों था। इन सवालों के जवाब देने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 4 से 6 घंटे हैं। फ्रैंक ने उसे जेनी के अरेस्ट होने का वीडियो भी दिखाया, जिसे देखकर जोसेफ ने मजबूरन ये गेम स्वीकार कर लिया। जोसेफ तुरंत जेनी के घर भागा, लेकिन वहां उसे पहले से मौजूद गुंडों ने पकड़ लिया। जैसे ही उनका लीडर जोसेफ पर हमला करने वाला था, फ्रैंक का फोन आया। फ्रैंक ने जोसेफ की सलामती के बदले $5 मिलियन का ऑफर दिया। वो गुंडा उसूलों वाला निकला और पैसे लेकर वहां से चला गया। इस खतले के बाद जोसेफ ने जेनी को गले लगाया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि फ्रैंक उनकी हर एक हरकत पर नजर रख रहा है। तभी उन्हें फ्रैंक के फोन की रिंगटोन सुनाई दी, जो जोसेफ के स्कूल का वही पुराना गाना था। दोनों तुरंत अपने स्कूल के प्रिंसिपल के घर पहुंचे। जेनी ने अपनी रिपोर्टर वाली पहचान को एक कवर की तरह इस्तेमाल किया, जबकि जोसेफ चुपके से स्टडी रूम में घुस गया। वहां उसे पुरानी स्टूडेंट ईयरबुक मिली, जिससे उसे पता चला कि वो राजमयी आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका हाई स्कूल क्लासमेट फ्रैंक है। सच्चाई की तह तक पहुंचने के लिए वो दोनों स्कूल में घुसने की तैयारी करते हैं, लेकिन स्कूल पहले ही बंद हो चुका था। थका हारा ये जोड़ा आखिर में आराम करने के लिए होटल लौट आता है। जोसेफ, जो पिछले 20 साल से हर चीज में पीछे था, उसने जेनी को बाथरूम से टॉवल लपेटे हुए निकलते देखा। अब वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर सका और दोनों एक दूसरे में उलझ गए। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सब फ्रैंक की निगरानी में हो रहा था। ये मंजर देखकर फ्रैंक के चेहरे पर एक जीत वाली मुस्कान आ गई। इस बीच चक को एक बड़ा सुराग मिला।
उसे पता चला कि फ्रैंक की एक बड़ी बहन थी जिसे कॉलेज में बदनाम किया गया था। जब चक ने फोन पर फ्रैंक को यह बताया तो फ्रैंक अपना आपा खो बैठा और सीधे चक के बार में जा पहुंचा। उस रात जोसेफ और जेनी फ्रैंक की असली पहचान ढूंढने के लिए स्कूल के आर्काइव्स में घुस गए। जैसे जैसे उनकी तलाश गहरी हुई, बचपन की वो भयानक यादें सामने आने लगीं। हाई स्कूल के दौरान जोसेफ को गलती से फ्रैंक की बहन और उसके पिता के गलत रिश्ते का पता चल गया था और उसने ये बात पूरी क्लास को बता दी थी। इसी शर्मिंदगी की वजह से पिता ने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया था, लेकिन फ्रैंक चमत्कारी तौर पर बच गया। जोसेफ को अब समझ आया कि फ्रैंक उससे उसी पुरानी बात का बदला ले रहा है। जब वो स्कूल से बाहर आए तो कार में एक एक्स्ट्रा गिफ्ट बॉक्स रखा था जिसमें चक की कटी हुई जीभ यानी टंग थी। जोसेफ जान गया कि अब आखिरी फैसले का वक्त आ चुका है। वो अकेले ऑसलैंड गया जहां फ्रैंक काफी देर से उसका इंतजार कर रहा था। फ्रैंक ने अपने हाथ ऊपर उठाए, लेकिन दबे पांव उसने एक रिमोट कंट्रोल दबा दिया। स्क्रीन पर जोसेफ की बेटी की तस्वीर दिखाई देने लगी। गेम के नए नियम के मुताबिक जोसेफ को फ्रैंक के सवालों का जवाब देना था। फ्रैंक का दुख गहरा था। उसका मानना था कि उसका परिवार खुशी से रह सकता था, लेकिन जोसेफ की एक गलती ने सब बर्बाद कर दिया। इसी वजह से फ्रैंक को 20 साल की सजा काटनी पड़ी थी। फ्रैंक ने अपना वादा निभाया और उसे हीरा तो दे दिया, लेकिन जोसेफ को सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र थी। फ्रैंक उसे बेसमेंट में ले गया जहां जोसेफ ने अपनी बेटी का हमशक्ल देखा। उसे पता चला कि इतने सालों से वो टीवी पर जिस लड़की को देख रहा था वो सब एक सोचा समझा धोखा था। जब फ्रैंक ने उसकी असली बेटी की फोटो दिखाई तो जोसेफ के पैरों तले जमीन निकल गई। जेनी, जो उसके इतने करीब थी और जिसके साथ उसने संबंध बनाए, वही असल में उसकी अपनी बेटी थी। ये खौफनाक खेल ही फ्रैंक का असली बदला था। वो चाहता था कि जोसेफ भी उसी खून के रिश्ते की कड़वाहट को महसूस करे जिसे उसने कभी रुस्वा किया था। फ्रैंक चाहता था कि जोसेफ अनजाने में वही जुर्म कर बैठे जो उसके पिता ने किया था। फ्रैंक का निशाना सही लगा और उसका बदला पूरा हुआ। इंसानी फितरत का सबसे कमजोर हिस्सा। हम अक्सर दूसरों के दिए नुकसान को तो सह सकते हैं, लेकिन उस तरह का इंसान बनना नहीं सह सकते जिससे हम कभी सबसे ज्यादा नफरत करते थे। जब जो ने स्क्रीन पर अपनी बेटी की इमेज देखी, उस पल जिस चीज ने उसे तोड़ा वो सिर्फ एथिक्स का टूटना नहीं था, बल्कि उसकी सेल्फ अवेयरनेस का पूरी तरह बिखर जाना था। वो अब ये फर्क नहीं कर पा रहा था कि वो विक्टिम है या गुनहगार, एक पिता है या एक प्रेमी। पहचान का ये कंफ्यूजन उसे जिंदगी भर आईने में खुद का सामना करने के काबिल नहीं छोड़ेगा। इस पूरे मंजर का सबसे बुरा हिस्सा खुद वो जुर्म नहीं है, बल्कि ये है कि फ्रैंक ने जो से अनजाने में उसका आखिरी फैसला खुद पूरा करवा लिया। फ्रैंक को जो को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उस दिन के बाद से जो हर दिन एक जिंदा नर्क में जी रहा था। जिस लड़की को वो कभी अपना उद्धार समझता था, वो अब एक ऐसा बुरा सपना बन गई जिससे वो कभी नहीं जाग सकता था। जैसे ही ये कड़वा सच सामने आया, फ्रैंक आखिरकार आजाद हो गया। उसने खुद को गोली मार ली और अपने परिवार से मिलने चला गया। लेकिन जोसेफ, उसे ये सब अकेले सहना पड़ा। उसने जेनी को दोबारा देखने की हिम्मत तक नहीं की। उसने सारे हीरे अपनी बेटी को भेज दिए और खुद उस पुराने पिंजरे में लौट आया जिसने उसे 20 साल तक कैद रखा था, क्योंकि उसकी बेटी ही वो इंसान थी जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, और वही वो इंसान थी जिसका वो अब सामना नहीं कर सकता था। सिर्फ उस बंद जगह में खुद को कैद करके ही वो अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता था। कहानी के आखिर में कैमरा जोसेफ के बूढ़े चेहरे पर फोकस करता है, जहां उसकी आंखों से खामोश आंसू बह रहे हैं, और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।